प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शिव कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के काव्य सिद्धांत के संबंध में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के उपरांत आप यह बता पाएंगे कि पश्चिम में साहित्य का चिंतन कब से प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त प्लेटो का संक्षिप्त जीवन परिचय, प्लेटो के समय की तदयुगीन परिस्थितियाँ क्या रही थीं और उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आप जान पाएंगे। इसके अतिरिक्त प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत और उनके काव्य प्रभाव की विवेचना आप कर पाएंगे। तो इससे पूर्व कि हम यह व्याख्यान आरंभ करें, यह चर्चा प्रारंभ करें, हम प्लेटो का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो का जीवन काल 427 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। प्लेटो के पिता का नाम अरिस्टोन था, इनकी माता का नाम पेरिक्टियोन था। प्लेटो का जन्म स्थान यूनान देश के एथेंस नामक नगर में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने एजिना नामक स्थान को प्लेटो का जन्म स्थान माना है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था, जो यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्लेटो ने 20 वर्ष की आयु में सुकरात से दीक्षा लेना आरंभ किया। प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व को अकादमी नामक एक संस्था की स्थापना की, जहां दर्शन, संगीत, भौतिकी तथा गणित की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस संस्था के बारे में यह भी प्रचलित है कि इस संस्था में बिना गणित के ज्ञान के प्रवेश नहीं लिया जा सकता था, अर्थात बिना गणित के ज्ञान के इस संस्था में प्रवेश लेना वर्जित था। इस संस्था को यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का भी गौरव प्राप्त है। प्लेटो के माता पिता ने प्लेटो का जो मूल नाम रखा था वह था अरिस्तोक्लिस। तो प्लेटो के जो मल्ल गुरु थे, प्लेटो के लंबे चौड़े शरीर को देखते हुए उन्होंने अरिस्तोक्लिस से उनका नाम रखा प्लातोन, जो अरबी फारसी परंपरा में अफलातून के नाम से भी प्रसिद्ध है। परंतु विश्व भाषा में प्लातोन को प्लेटो के नाम से ही जाना जाता है। अब हम प्लेटो की प्रमुख रचनाओं के बारे में और समकालीन समय के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, प्लेटो की प्रमुख रचनाओं का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें से प्रथम वर्गीकरण में अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस आते हैं। अपोलॉजी और क्रीटो राज्य की आज्ञा पालन से संबंधित तथा राज्य की सीमाओं से संबंधित है। यूथिफ्रो और जॉर्जियस नामक ग्रंथ में सुकरात के मृत्यु से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे वर्गीकरण में प्लेटो के विचार से संबंधित ग्रंथ आते हैं, जिसमें मीनो, प्रोटागोरस, सिंपोजियम, फेडो, रिपब्लिक, फ्रेंड्स आते हैं। इसमें रिपब्लिक सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तीसरा जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में जो ग्रंथ हैं वह संवाद या कथोपकथन की शैली में। इस शैली से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनमें है पार्मेनिडीज, थीटिटस, सोफिस्ट और स्टैट्समैन। अगला जो ग्रंथ है, अगला जो वर्गीकरण है, सुकरात के चरित्र से संबंधित ये ग्रंथ हैं। इसके अंतर्गत टाइमियस, फिबिलस तथा लाज आते हैं। लाज प्लेटो की अंतिम रचना मानी जाती है। विद्यार्थियों, प्लेटो के जन्म के समय एथेंस महानतम राज्यों की श्रेणी में आता था, परंतु लगातार युद्ध की परिस्थिति बनी रहने के कारण
उसकी महानतम राज्य की जो छवि है वो लगातार धूमिल होती गई। परिणाम स्वरूप वहाँ 404 ईसा पूर्व में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुशों का शासन स्थापित हुआ। उस शासन व्यवस्था में प्लेटो को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, परंतु प्लेटो ने उस शासन व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। शीघ्र ही एथेंस में दूसरी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 29 निरंकुश लोगों के शासन को पदच्युत कर वहाँ पुनः लोकतंत्र की बहाली हुई। परंतु इसी लोकतंत्र के दौरान सुकरात को मृत्युदंड प्राप्त हुआ, जिसके कारण वहाँ के प्रजा के मन में प्रजातंत्र के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। प्लेटो लगभग 20 साल की उम्र में सुकरात की ओर आकर्षित हुए। यद्यपि प्लेटो और सुकरात की विचारधारा में कुछ विभिन्नताएं थीं, लेकिन सुकरात की शिक्षा ने प्लेटो को बहुत अधिक आकर्षित किया और प्लेटो सुकरात के शिष्य बन गए। सुकरात से ही प्रेरणा प्राप्त करके प्लेटो ने सुकरात की राजनीति की नैतिक व्याख्या की। सुकरात के ज्ञान की, सुकरात के राजनीतिक शिक्षा की प्लेटो ने नैतिक व्याख्या की। प्लेटो ने सद्गुण को ज्ञान माना, शासन को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। 399 ईसा पूर्व को जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, उस समय प्लेटो की आयु 28 वर्ष की थी। प्लेटो ने अपने बौद्धिक चातुर्य के बल पर सुकरात को बचाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया था, किंतु सुकरात ने इस प्रस्ताव को, प्लेटो के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि जिस नीति नियमों को राज्य के लिए हमने ही बनाया है, उसी नीति नियमों को हम अपने स्वार्थ के लिए तोड़ नहीं सकते। और इस प्रस्ताव का अस्वीकार करते हुए सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था। इस घटना से परेशान होकर प्लेटो राजनीति से विरक्त हो गए और एक दार्शनिक बन गए। उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिक में सुकरात के सत्य और न्याय के सिद्धांत को उचित ठहराने का प्रयास किया। यही उनके जीवन का ध्येय बन गया। सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के स्वरूप उन्होंने एथेंस छोड़कर मेगरा में शरण ली, क्योंकि वह लोकतंत्र से घृणा करने लगे। मेगरा जाने पर उनके 12 वर्ष का जो इतिहास है, जो समय काल है, वो अज्ञात है। लोगों का यह कहना है, विभिन्न विचारकों का यह कहना है कि उस अवधि के दौरान वह इटली, यूनान और मिस्र आदि देशों में घूमते रहे और पाइथागोरस सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 387 ईसा पूर्व में वह इटली और सिसिली आ गए। और वहाँ से वापस लौटने के बाद प्लेटो ने अपने शिष्यों की मदद से एथेंस में एक अकादमी खोली, जिसे यूरोप के पहले विश्वविद्यालय होने का भी गौरव प्राप्त है। उसने शेष जीवन इसी केंद्र पर अध्ययन अध्यापन में व्यतीत कर दिए। प्लेटो की इस अकादमी के कारण केवल एथेंस यूनान का ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का यह बौद्धिक केंद्र बन गया। इस अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। उस अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश लेने का अधिकारी नहीं है। वहाँ पर राजनीतिक विज्ञान, कानून विज्ञान और दार्शनिक साधक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। इसी स्थान पर प्लेटो ने अपना अंतिम ग्रंथ द लॉज लिखा। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का निधन हुआ। अब हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत और काव्य कवि साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के समय में वहाँ का राजतंत्र व्यक्तिवादिता की चरम सीमा पर था, स्वार्थ पूर्ति की चरम सीमा पर था। राजनीति में
धनिक लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक था, जिनके लिए राजनीति केवल धन प्राप्ति का माध्यम भर थी। वहाँ की राजनीति में अव्यवसायवादी हस्तक्षेप अपने चरम पर था। वहाँ किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए लॉटरी पद्धति के माध्यम से लोगों को चुन लिया जाता था, जिनके पास न कोई राजनीतिक अनुभव था, न सोचने समझने की शक्ति। प्लेटो इस दोष को अच्छी तरह जानते थे। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वह स्वभाव और आत्मा के अनुसार योग्य हो, जिसमें उसे कुशलता व दक्षता प्राप्त हो। वह दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। उनका विचार था कि शासकों को दर्शन शास्त्र और राज्य शासन संभालने की कलाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि अव्यवसायवादी जो हस्तक्षेप था, जो अकुशल हस्तक्षेप राजनीति में था, वह नष्ट हो चुके और शासन की क्रियाओं में योग्य लोग ही, दक्षता प्राप्त लोग ही भाग ले सके। समकालीन समय में, प्लेटो के समय में अज्ञानता का शासन था। एथेंस में प्लेटो के समय अज्ञानी और मूर्ख राजाओं का अधिकार था, और इसी अज्ञानता के कारण उन्होंने सुकरात को भी मृत्यु दंड दे दिया था। इस घटना से प्लेटो बहुत दुखी हुए थे। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है की उक्ति के आधार पर दार्शनिक राजा का सुझाव दिया था। प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य अज्ञानी शासकों का शासन समाप्त करना था, क्योंकि शासन में धनी वर्गों का ही प्रतिनिधित्व ज़्यादा था और राजनीति केवल धन कमाने का एक माध्यम मात्र थी। इसलिए जनता में जो अमीर गरीब का अंतर था वो अपने शीर्ष पर था। शासक वर्ग धन लिप्सा के कारण जनता का शोषण करता था। स्वार्थ की जो भावना थी वह जन कल्याण की भावना से सर्वोपरि थी। अल्पतंत्र और प्रजातंत्र दोनों शासक राजनीति को आर्थिक लाभ का साधन मानते थे और आर्थिक असमानता ही सामाजिक संघर्ष का प्रमुख कारण बनी थी। चूंकि जनता व शासक दोनों हिंसात्मक कार्यों में, असंवैधानिक कार्यों में लिप्त थे, इसलिए एथेंस में लगातार राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। इससे दुखी होकर प्लेटो ने राज्य में दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने की बात कही, ताकि इस राजनीतिक अस्थिरता को दूर किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो उपर्युक्त विश्लेषण से यह समझ में आता है कि प्लेटो ने तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में यह राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। अब उनके काव्य संबंधी सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के लिए साहित्य का महत्व केवल इतना ही था कि वह साहित्य या कला उसके आदर्श राज्य के नागरिकों के लिए सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा करने में सहायक सिद्ध हो। कला और साहित्य असीम आनंद की अनुभूति देते हैं। प्लेटो ऐसा मत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। कला और साहित्य के प्रति प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वह शुद्ध उपयोगितावादी था। प्लेटो के अनुसार गोबर से भरी हुई एक टोकरी भी सुंदर सिद्ध हो सकती है यदि वह उपयोगी हो। दूसरी ओर एक स्वर्ण जटित ढाल भी कुरूप हो सकती है यदि उसकी कोई उपयोगिता ना हो। तो उन्होंने शुद्ध उपयोगिता वाले दृष्टिकोण से कला और साहित्य को देखा। दुर्भाग्य से प्लेटो के समय में वहाँ का साहित्य, यूनान का साहित्य कामोत्तेजक और भावोद्वेलन प्रधान था, जिसकी समाज के हित में कोई उपयोगिता नहीं थी। अतः
प्लेटो ने ऐसे साहित्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप आरोपित किए। प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार साहित्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। एक साहित्यकार अपनी रचनाओं में जिन वस्तुओं का या जिन घटनाओं का वर्णन करता है वह इस भौतिक जगत में पहले से ही विद्यमान है। एक उदाहरण के माध्यम से अनुकृति को समझने का प्रयास करते हैं कि एक कुर्सी को देखकर कुर्सी बनाना, उसकी अनुकृति करना है। कवि, चित्रकार या कथाकार ऐसी ही अनुकृति करते हैं, ऐसी ही मिथ्या और भ्रामक अनुकृति करते हैं। और उस पे बुरा यह कि वह जो अनुकृति करते हैं, यह जिसकी अनुकृति करते हैं, वो स्वयं में मिथ्या है। एक कथाकार या साहित्यकार या चित्रकार जिस वस्तु की अनुकृति करते हैं वह वस्तु भी स्वयं में मिथ्या है, क्योंकि केवल विचार सत्य है, वही आदि सत्य है। तो साहित्यकार या चित्रकार या कथाकार की स्थिति उसी नकलची की तरह जो परीक्षा भवन में किसी गलत परीक्षार्थी की कॉपी करता है। तो 3 प्रकार की गलतियां सामने आती हैं कि पहला, वह नकल कर रहा है, और दूसरा कि वह गलत नकल कर रहा है, और तीसरा वह वस्तु की नकल कर रहा है। तो प्लेटो के विचार से साहित्यकार की भी यही स्थिति है, वह मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति ही कर रहा है। और प्लेटो के अनुसार साहित्यकार इस प्रकार से सत्य से तिगुना दूर होता है। तो वह तिगुने मिथ्या का आविष्कार कर रहा है, तिगुने झूठ का आविष्कार कर रहा है। अतः वह प्रशंसनीय नहीं, दंडनीय है। दूसरा आक्षेप जो प्लेटो ने लगाया है साहित्य और साहित्यकारों पर, वह है अमौलिकता का और अज्ञानता का। एक उदाहरण के माध्यम से इस अमौलिकता और अज्ञानता को समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार एक मोची एक जूते को देखकर हूबहू दूसरा जूता बना लेता है, तो हम उस जूते को अमौलिक अवश्य कह सकते हैं, लेकिन उस मोची को अज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि बिना ज्ञान के वह हूबहू दूसरा जूता बना ही नहीं सकता था। लेकिन जब एक चित्रकार उसी जूते को अपनी चित्रकारी के द्वारा हूबहू अनुकृत करता है, तो वह अनुकृति पूर्णतः अमौलिक है और उस अनुकृति में या उस अनुकृति कार्य में पूर्ण अज्ञानता है। क्योंकि यह भी हो सकता है कि उस चित्रकार को यह भी ना मालूम हो कि जूते बनाने का जो चमड़ा होता है वह कहाँ से आता है। उस चित्रकार को कील ठोकने की कला भी ना आती हो। तो इस प्रकार प्लेटो ने साहित्य पर अमौलिक और अज्ञानता के प्रसार प्रसार में सहायक होने का आरोप लगाया है। दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि एक कवि या चित्रकार बढ़ई या अन्य कारीगर की कला से सर्वथा अनभिज्ञ होते हुए भी उनके कार्य को इस प्रकार चित्रित कर देता है कि उससे सरल प्रकृति के लोगों पर या बच्चों के मन पर
उसके वास्तविक कारीगर होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कवि या साहित्यकार न केवल स्वयं अज्ञानी है, अपितु अज्ञान के प्रसार प्रसार में सहायक का कार्य करते हैं। तीसरा आक्षेप जो प्लेटो ने साहित्यकार या उनकी रचनाओं पर लगाया है वह है उसकी अनुपयोगिता का। अनुकृति के बल पर साहित्यकार जिन रचनाओं को प्रस्तुत करता है वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता। प्लेटो के अनुसार कलात्मक रचनाएं समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी हैं। उससे ना तो कोई हमें तथ्यात्मक जानकारी मिल पाती है, ना ही किसी भी प्रकार से हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि होती है, ना ही उसमें कोई शिक्षाप्रद उपदेश होता है। प्लेटो ने तत्कालीन समय के कवियों को चुनौती देते हुए कहा कि वे सिद्ध करें कि समाज के लिए उनकी क्या उपयोगिता है। प्लेटो के समय में होमर नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक और एक महान कवि हुआ करते थे। प्लेटो जिनका स्वयं सम्मान करते थे। प्लेटो ने होमर को चुनौती देते हुए उनसे प्रश्न पूछा कि क्या एस्क्लेपियस की भांति उन्होंने किसी रोगी को रोग मुक्त किया है? क्या आपने अपने पीछे कोई परंपरा छोड़ी है? क्या आपने भेषज विद्या या अन्य कलाओं की परंपरा छोड़ी है? क्या आपने व्यूह रचना, राजनीति शिक्षण संबंधी कोई रचना जो समाज के लिए उपयोगी हो रची है? प्लेटो ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय मित्र होमर, यदि तुम इस विवेचन में सक्षम हो कि किन प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति निजी और सार्वजनिक जीवन में उच्चतर और हेय बनता है, तो हमें बताओ कि तुम्हारी सहायता से किस राज्य ने श्रेष्ठ शासन का लाभ उठाया। इस प्रकार प्लेटो होमर की अपेक्षा उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है जो किसी की चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त कर देता है। उस व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानता है जो युद्ध का ज्ञान प्राप्त करके, राज्य संचालन का ज्ञान प्राप्त करके राज्य की व्यवस्था में सहयोग देता है। उस व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानता है जो शिक्षा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो एक कवि या साहित्यकार में एक अध्यापक की, एक राजनीतिज्ञ की और एक चिकित्सक के गुणों की अपेक्षा करता है। चौथा आरोप जो प्लेटो ने कविता पर या साहित्यकार पर लगाया है वह यह कि ये दुर्बलता और अनाचार के पोषक है। यह न केवल महत्वहीन है वरन समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी भी है। यदि किसी राज्य में, किसी समाज में सत्य, न्याय और सदाचार की स्थापना करनी है, उसकी प्रतिष्ठा करनी है, तो वहाँ के लोगों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी भावनाओं पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखें और नीति ज्ञान से, बुद्धि विवेक से अपना कार्य करें। इसके ठीक विपरीत कवि क्या करता है, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं और वासनाओं को उद्वेलित करता है। फलस्वरूप भावनाएं प्रधान हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं और बुद्धि का नियंत्रण मनुष्य पर से ढीला पड़ जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति अशक्त और दुर्बल हो जाता है तथा ये व्यक्ति को कुमार्ग की राह पर, कुमार्ग के पथ पर अग्रसर कर देती है, जो किसी भी प्रकार से राज्य के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं है। कविता से आनंद की प्राप्ति होती है। प्लेटो इस बात को स्वीकार करते हैं, इस तथ्य को मानते हैं, परंतु ये भी कहते हैं कि ऐसे आनंद से क्या लाभ जो किसी व्यक्ति को कुमार्ग के पथ पर अग्रसर कर दे। अतः प्लेटो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि यदि राज्य में, समाज में
सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा करनी है तो कवियों को राज्य के बाहर निकाल देना होगा और उन्हें राज्य में पुनः वापस आने के लिए यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आप यह सिद्ध करें कि कविता न केवल आनंददायक है परंतु राज्य और मानव समाज के लिए हितकर भी है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने आरोपों और अपने तर्कों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कविता जगत की मिथ्या अनुकृति है और समाज के लिए उनका कोई उपयोग नहीं है, अपितु वे व्यक्ति को दुर्बलता और अनाचार के मार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपनी घोर आदर्शवादिता के कारण कवियों का या कविता का पूर्ण बहिष्कार किया था, किंतु यदि हम पुनः उनके दिए हुए तर्कों पर, उनके काव्य सिद्धांतों पर पुनः विचार करें, उनका विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि उनके दिए हुए सिद्धांत पूर्णतः एकपक्षीय तथा अर्थहीन थे। उनकी मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति वाली ही बात को ले लीजिए। यदि केवल विचार सत्य है, पदार्थ उनकी अनुकृतियाँ भ्रामक, मिथ्या तथा नाशवान हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कवि किसी सत्य की अनुकृति करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह उस सत्य का प्रतिनिधित्व भी करता है, उस सत्य को विचार रूप में परिवर्तित भी करता है। यदि अध्यात्मलोक का विचार जगत चिरंतन, शाश्वत और सत्य है तथा भौतिक जगत नाशवान एवं मिथ्या है, तो कवि भौतिक लोक के नाशवान पदार्थों को पुनः वैचारिक सत्ता में परिवर्तित करता है, उसे वैचारिक सत्ता में परिणित करता है और उसे शाश्वत रूप प्रदान करता है। कवि जिन पात्रों की, जिन वस्तुओं की रचना करता है वह अमर होते हैं। अतः यह कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मिथ्या जगत को सत्य में पुनः परिवर्तित कवि करता है। इसलिए प्लेटो का जो पहला आक्षेप है या पहला आरोप है वो भ्रामक और असंगत सिद्ध होता है। दूसरा जो आक्षेप प्लेटो ने कवियों पर लगाया है कि वे अमौलिक होते हैं तथा ज्ञानी होते हैं। कवि अपनी रचना में उन वस्तुओं का भी वर्णन कर देता है जिनका शास्त्रीय ज्ञान कवि को बिल्कुल भी नहीं होता। उदाहरण के लिए, जूता बनाने का शास्त्रीय ज्ञान बिल्कुल न होते हुए भी कवि अपनी रचना में उसका वर्णन कर देता है, अतः वे अज्ञानी हैं। पर प्लेटो महोदय यह भूल गए कि यदि उस कवि को जूता बनाने का शास्त्रीय ज्ञान होता भी तो भी उसकी रचना में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि उस शास्त्रीय ज्ञान का कवि अपनी रचना में उपयोग करता तो वो कविता न रह के शास्त्र बन जाती है। अतः इस विद्या का जो ज्ञान है वह मोचियों के लिए ही अपेक्षित है। कला और शास्त्र दो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, अतः किसी कलाकार से शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा करना अनुचित है। तीसरा और चौथा आरोप जो प्लेटो ने कवियों पर लगाया है वह यह कि ये अनुपयोगी हैं, दुर्बलता के पोषक हैं और अनाचार का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, इसलिए ये बहिष्कार करने योग्य है। यदि प्रश्न किया जाए कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की कसौटी क्या है, क्या रोटी, कपड़ा, मकान उपयोगी हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा कि हाँ, यह उपयोगी हैं क्योंकि ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो जब प्लेटो ने यह कहा है कि यह जगत मिथ्या है और नाशवान है, तो
उन उपयोगी पदार्थों की रक्षा करके हम उस मिथ्या जगत को ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्य को नष्ट कर रहे हैं। यदि उपयोगिता की कसौटी यह बताई जाए कि जो वस्तु मानव समाज को सुख पहुंचाती है वह उपयोगी है, तो क्या कोई व्यक्ति किसी के बाग में आम चुराकर खाए और उसे सुख प्राप्त हो तो उसे किस प्रकार की उपयोगिता कह सकते हैं? यहाँ चोरी करना अनैतिकता है इसलिए उचित नहीं, लेकिन उपयोगी तो है क्योंकि उस आम के खाने से उसे सुख पहुंचा। इस दृष्टि से कविता को देखा जाए तो वह भी कम उपयोगी नहीं है। कविता के लिए अनैतिकता का होना आवश्यक नहीं है, वह सारे समाज को आनंद पहुंचाती है, अतः उसे उपयोगी कहा जा सकता है। और यदि सत्य पूछा जाए तो वस्तुएं, जो दूसरी वस्तुएं हैं, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह निम्न कोटि का होता है, परंतु जो कविता से आनंद प्राप्त होता है वह उच्च कोटि का होता है, उससे बौद्धिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि भावनाएं सदैव व्यक्ति को दुर्बल बनाती हैं, दुराचारी बनाती हैं, उन्हें कुमार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। यदि युद्ध भूमि में अपने प्राण दांव पर लगाने वाले किसी सिपाही में राष्ट्र प्रेम का भाव ना हो तो वह युद्ध भूमि में क्यों उतरेगा? वह अपने प्राण संकट में क्यों डालेगा? मनोवैज्ञानिक सत्य यही है कि जब तक हम अपने विचारों को, चाहे वो कितने उदात्त क्यों ना हो, जब तक हम अपने विचारों को अपनी भावनाओं का अंग नहीं बना लेते, तब तक उसे क्रियान्वित करना बड़ा दुष्कर कार्य है। बुद्धि, भावना और क्रिया, यही हमारे मानसिक क्रम है। यदि हम अपने जीवन से भावनाओं को बिल्कुल ही निकाल दें, हालांकि यह असंभव है, हमारा जीवन निष्प्राण, गतिहीन और कर्महीन हो जाएगा। इसलिए प्लेटो का यह संदेह अनावश्यक था कि कविता के प्रत्येक भावोद्दोलन से व्यक्ति दुर्बल और दुराचारी बन जाता है, कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। हाँ, निम्न कोटि की रचनाओं के लिए या वासना प्रधान रचनाओं के लिए यह बात अवश्य लागू होती है। कविता सीधे तौर पर हमें सदाचार या नीति की शिक्षा नहीं देती, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जो गंभीर प्रभाव कविता छोड़ती है वह किसी अन्य साधन से संभव नहीं है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने, राजनीतिज्ञों ने, साहित्यकारों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कविता को ही माध्यम बनाया। कबीर, तुलसी, सूर, रहीम, इन सब की सफलता का श्रेय इनकी काव्य कला को ही जाता है। वस्तुतः भारतीय आचार्यों ने काव्य को या कविता को कांता सम्मित उपदेश मानकर ही इस तथ्य की पुष्टि की है कि कविता नीति और सदाचार के प्रचार में, शिक्षा में अपना अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करती है। कविता हमें बौद्धिक आनंद प्रदान करने के साथ साथ हमारी सामाजिक चेतना का भी परिष्कार करती है। कविता हमें व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधों से मुक्ति प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध में लिखा है कि कविता हमें भाव योग मार्ग से मुक्ति प्रदान करती है। अतः नैतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कलात्मक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोणों से कविता हमारे लिए, मानव समाज के लिए मूल्यवान सिद्ध होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह दूसरी बात है कि संकुचित दृष्टिकोण के कारण, क्षुद्र मनोवृत्ति के कारण कोई कवि कविता का उपयोग
वासना फैलाने के लिए, दुराचार के प्रसार के लिए करता है तो उसमें कविता का कोई दोष नहीं है, वह कवि का दोष है। यदि कोई स्वर्ण जटित प्याले में जहर ला कर दे तो उसमें प्याले का कोई दोष नहीं। इसलिए कविता कभी भी समाज के लिए अहितकर नहीं है, वह कभी भी व्यक्ति को दुराचारी नहीं बनाता है। कवि और कलाकार कई बार योगीन प्रवृत्ति से प्रभावित होकर क्षुद्र भावनाएं बहकर अपनी रचनाओं को कुंठाओं, वासनाओं और अनाचार की अभिव्यक्ति का माध्यम बना लेते हैं। वे कविता को गंभीर साधना की अपेक्षा कुंठित लंपटों की अभिव्यक्ति का माध्यम बना लेते हैं। कविता जब जब गलत हाथों में जाती है तब तब कविता अपने उच्च सिंहासन से लुढ़क कर बाजारों में आ जाती है और वह कला प्रदर्शन के स्थान पर नग्नता का नंगा नाच करने, अस्पष्ट बेसुरे स्वर में गाने के लिए विवश होती है। ऐसी स्थिति में समाज में कविता को उपेक्षित या निर्वासित कर देने के अलावा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। कविता की आलोचना करते समय प्लेटो ने कविता की प्रकृति और उसकी प्रक्रिया के संबंध में जो संकेत दिए हैं वो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि उन्होंने कविता को अनुकृति मानकर काव्य मीमांसा के क्षेत्र में एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आगे चलकर परिवर्ती साहित्यकारों के लिए काव्य समीक्षा का एक नवीन आधार बनी। दूसरा, उन्होंने काव्य अनुभूति को आनंददायक बताया और इसका आधार उन्होंने भावोद्वेलन को माना। इस दृष्टि से उनका यह सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के बहुत निकट जा पड़ता है। दोनों ने ही काव्य अनुभूति को भावोद्वेलन के माध्यम से आनंद की उपलब्धि माना है। फिर भी अपनी एकांगी मानसिकता और संकुचित दृष्टिकोण के कारण प्लेटो ने कविता को निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण से नहीं देखा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो एक काव्य मीमांसक नहीं थे, वो एक शुद्ध राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे जिनका उद्देश्य आदर्श गणराज्य की स्थापना करना था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब एक कवि अपने उदात्त लक्ष्यों से भटककर वासना के पंख में लिप्त होता है तब तब उसकी वही गति होती है जो प्लेटो के माध्यम से कविता की हुई। ऐसी स्थिति में किसे दोष दिया जाए, किसे दोष न दिया जाए, यह कहना बहुत कठिन है। आशा है आपको प्लेटो के काव्य सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट हो गई। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सभी संदेहों को दूर करने का यथोचित प्रयास करूँगा। धन्यवाद।